बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नावल दुनिया के चाहने वालों को खुश आमदीद। आइए चलते हैं कहानी के बकिया हिस्से की जानिब। अदालत मेरे हक में फैसला नहीं सुनाएगी। वो बड़बड़ा रहे थे, लेकिन मैंने शाहीना के सामने उन्हें नजरअंदाज कर दिया था। शाहीना, जो कुछ हो रहा है तुम्हें इसके मुतालिक सोचना और समझना नहीं चाहिए। मैं नहीं चाहता कि ऐसी अखलाक से गिरी हुई बातें मेरी बहन के कानों तक पहुँचे। तुम जाओ यहाँ से। वो मेरा हाथ थाम कर इल्तिजा अमेज लहजे में बोली, आप यहाँ से नहीं जाएंगे ना? जरा देर के लिए मेरा फैसला कमजोर पड़ गया। मैं इस मासूम को इस गंदे माहौल में छोड़कर कैसे जाऊं? लेकिन यहाँ रहकर मैं इसके लिए क्या कर सकता था? एक भाई का फर्ज पूरा करने के लिए लाजमी था कि मैं वहाँ से चला जाऊं और अपनी तमाम दौलत और जायदाद हासिल करने के लिए जदोजहद शुरू कर दूं। मैंने दिल पर जबर करते हुए कहा, मैं जाऊंगा, अपनी और तुम्हारी भलाई के लिए जाऊंगा। 8 साल की जुदाई हमें दूर ना कर सकी। आइंदा भी इस दुनिया की कोई ताकत हमें एक दूसरे से दूर नहीं कर सकेगी। मैं बहुत जल्द तुमसे आकर मिलूंगा। जहीर गुस्सा और बेबसी से मुझे देख रहा था। अब उसमें इतनी जुर्रत नहीं थी कि वो अकड़कर शाहीना को मुझसे बातें करने से रोक देता, इसलिए वो बड़ी खामोशी से शाहीना का बाजू थाम कर जरा पीछे हट गया ताकि मेरे गुजरने के लिए रास्ता बन जाए। मैंने उस पर हकारत की एक नजर डाली और लंबे लंबे डिग भरता हुआ अपने कमरे में आ गया। वहाँ आकर मैं अपने कपड़े, किताबें और दूसरा सामान बांधने लगा। कोई ये देखने नहीं आया कि मैं इस घर से क्या ले जा रहा हूँ। मैंने अपने लिए जो भी चीज जरूरी समझी उसे उठाकर रख लिया। फिर 1 घंटे के बाद अपना बोरिया बिस्तर समेट कर मैंने इस घर को हमेशा के लिए छोड़ दिया। मैं अपनी फूफी के यहाँ चला आया। फूफी शादरा में रहती थी। फूफा का इंतकाल हो चुका था। वो एक स्कूल में बच्चों को पढ़ाया करती। उनकी लड़की जरीना तकरीबन मेरी हम उम्र थी। 3 वक्त की रोटियों के लिए वो भी मोहल्ले वालों के कपड़े सीती थी। दोनों माँ बेटी मेहनत मजदूरी करके इज्जत आबरू से जिंदगी गुजार रही थी। मुझे देखकर फूफी मेरी बुलाए लेने लगी। मैंने कोठी छोड़ने की तफसील सुनाई तो वो चचा जान को कोसने और गालियां देने लगी। वो 2 कमरों के एक कच्चे मकान में रहती थी। उन्होंने एक कमरा मेरे रहने के लिए मखसूस कर दिया। मैं ये सोच कर आया था कि अब कहीं मुलाजमत करूंगा और उन पर बोझ नहीं बनूंगा। मैंने उसी वक्त उनसे कह दिया कि मैं उनका बेटा बनकर इस घर के अखराजात पूरे करूंगा। यह सुनकर वो नाराज हो गई। उन्होंने जरा समझा कर और जरा डांट डिपट कर अपना फैसला सुना दिया कि मुझे अपनी तालीम जारी रखनी होगी। हम रात गए तक बातें करते रहे। फिर मैं अपने कमरे में सोने चले आया। बिस्तर पर लेटने के बाद मुझे नींद नहीं आई। बहुत सी सोचें दिमाग में लिपक रही थी। चचा की मुकारियों ने मुझे अपनी उम्र से ज्यादा सोचना सिखा दिया था। मैं गहरी संजीदगी से सोच रहा था कि उनसे अपना हक छीन लेने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, किन लोगों का तावन हासिल करना चाहिए। सब ही से तावन की तवक्को थी, मगर चचा इस हकीकत को अच्छी तरह समझ गए थे कि मेरी तरफ से मुकदमाबाजी के लिए कोई अदालत तक नहीं जाएगा, क्योंकि मेरे जीजो कारब में सब ही गरीब जिनके पास थोड़ी बहुत पूंजी थी वो उसे मेरी खातर दाव पर नहीं लगा सकते। चचा के मुतालिक सोचते सोचते गजाला की बेहयाई याद आई। उस वक्त मुझे अपनी हमाकत का एहसास हुआ कि जब वो लड़की बेहया बन गई थी तो मैंने शराफत क्यों दिखाई। शायद इसलिए कि इस वक्त तक मैं चचा के रिश्ते का ख्याल कर रहा और मैं ये भी नहीं जानता था कि एक नकरदा गुनाह का इल्जाम उस पर आयद हो जाएगा। अब वो दुश्मन की बेटी थी। इस वक्त वो मेरी नजरों में किसी बाजारी औरत से कम नहीं थी, जैसे कोई भी हासिल कर सकता था और जिसे मैं भी हासिल करके वक्ती तौर पर इंतकामी जज्बे को सुकून पहुंचा सका। मगर अब वक्त गुजर चुका। मैं बिस्तर पर लेटा करवटे बदल रहा था। मेरी जवान नजरों का पहला नजारा था, मैं उसे भूल नहीं सकता था। कहते हैं कि चिराग से चिराग जलता है, इसी तरह एक बदन के तस्वर से दूसरा बदन रोशन हो गया। न जाने कैसे इस तस्वर में जरीना का सरापा झलकने लगा। शायद इसलिए कि वो भी लड़की थी, जवान थी, गजाला की तरह उसका रंग भी उजला था। तौबा तौबा, मैं अपने दोनों गाल पीटने लगा। एक बेहया के मुतालिक सोचते सोचते मैं अपनी इस मोसना का तस्वर कर रहा, जिसके घर में न जाने में अपनी जिंदगी का कितना हिस्सा गुजारना था। मैंने जुला कर जोर से अपने मुंह पर तमाचा रसीद कर दिया ताकि आइंदा जरीना के मुतालिक कोई सस्ता ख्याल मेरे दिमाग में ना आए। एक बात मैं कह दूं कि हमारे तस्वर की आंखें हर जवान लड़की के लिए नंगी नहीं होती। शाहीना भी जवान हो चुकी थी, लेकिन उसके तस्वर के साथ ऐसी पाकीज़गी जन्म लेती थी जो सिर्फ बाप और बेटी या भाई और बहन के रिश्तों में होती है। हकीकतन मैंने एक बाप की तरह उसे गोद में खिलाया था और उसे भाई की मोहब्बत दे रहा। उसके बरक्स जरीना से इतना गहरा लगाव नहीं था, इसीलिए गजाला और जरीना मेरे जहन में गिटमिट होने लगी। वो रात सोते और जागते और सोचते गुजर गई। सुबह किसी ने मेरे शाने को होले से झंझोड़ कर जगाया। आंख खुली तो निगाहों के सामने जरीना थी। मुझे यूं लगा जैसे अब तक उसके मुतालिक सोच रहा हूँ। मैंने जल्दी
जल्दी से आंखें बंद कर ली। उसकी मुतरन्नम आवाज कानों में रस घोलने लगी। उठ जाइए, 10 बज रहे हैं, अम्मी स्कूल चली गई हैं। जाते वक्त उन्होंने कहा है कि मैं आपको ना जगाऊं, मगर ऐसा भी क्या सोना, बाहर जाकर देखिए धूप निकल आई है। क्या बड़ी कोठियों वाले इसी तरह दिन चढ़े तक सोते हैं? हाँ, अब मैं कोठी वाला कहाँ रहा। मैं तो इसी मकसद के लिए वहाँ से आया था कि वो कोठी और तमाम जायदाद हासिल करूंगा। अगर इसी तरह सोता रहा तो शायद कभी अपने मकसद में कामयाबी नहीं होगी। मैंने उस वक्त दिल ही दिल में अहद किया कि आज से नींद के नशे और आराम तलबी से गुरेज करूंगा। आज से मेरे लिए आराम हराम है। ये अहद करके मैंने आंखें खोल दी। वो निगाहों के सामने मुस्कुरा रही थी, जैसे सुबह मुस्कुराती है वैसे ही उसके चेहरे पर ताजगी थी। भूरी आंखें, खड़ी नाक, रस भरे होंठ, बेजवी चेहरा, चेहरे से नीचे नजरें गई तो मैंने फौरन ही आंखें झुका ली। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। वो फजाला ने मुझसे कितनी जबरदस्त दुश्मनी की थी। अब भी मेरी हथेली के साए में रेशमी धड़कनें बज रही थी। एक से मुतारफ होकर दूसरी की तरफ ख्याल बहक रहा था। मैं जल्दी से उठकर नजरें चुराते हुए मुंह हाथ धोने चला गया। मुझे याद नहीं कि मैंने किस तरह नाश्ता किया, किस तरह जरीना का सामना करने से कतराता रहा। जब 1.5 घंटे बाद शाहकोट जाने वाली बस में आकर बैठा तो उस वक्त यह सोच रहा था कि मुझे फूफी के यहाँ नहीं रहना चाहिए। मैं बहुत जल्द कहीं मुलाजमत तलाश करूंगा। मुलाजमत ना मिली तो बच्चों को ट्यूशन पढ़ाऊंगा और अगर किसी दूसरी जगह अपनी रहायश का इंतजाम करूंगा। इंसान सोचता कुछ है और होता कुछ है। मुझे जमीनों के चक्कर से इतनी फुर्सत नहीं मिली कि मैं अपने खाने पीने और रहने का अलग खाना बनाता। मैं रोज सुबह शाहकोट जाता था और शाम को वापस आता था। कभी पटवारी से मुलाकात ना होती, कभी मुलाकात होती तो वो अपनी मसरूफियात का बहाना करके मुझे टाल देता। वो मुझसे कह चुका था कि जमीनों का असल मालिक नासिर अली है, लेकिन मैं देखना चाहता था कि इसके रिकॉर्ड में जिम्मेदार की हैसियत से किसका नाम दर्ज है। चचा ने उसके पीछे अच्छी खासी रकम सर्फ की थी। आखिर एक दिन उसने साफ तौर से कह दिया कि वो अपना रिकॉर्ड नहीं दिखाएगा। अगर मैं देखना चाहूँ तो किसी वकील के जरिए अदालत में दरखास्त देकर मालूमात हासिल कर सकता हूँ। मैं मायूस होकर चला आया। अब तो मेरे पास शाहकोट आने जाने के लिए भी पैसे नहीं थे। मैं किसी वकील की खिदमत कैसे हासिल कर सकता। फूफी अपनी हैसियत से ज्यादा मेरा बोझ उठा रही थी। उनके मजबूर करने पर मैंने कॉलेज में दाखिला ले लिया था। 2-4 रिश्तेदारों ने मुझे समझाया था कि मैं वकीलों और अदालतों के चक्कर में न पड़ूं, क्योंकि जमीन का झगड़ा कभी 1-2 पेशियों में खत्म नहीं होता। साल तक मुकदमा चलता रहता है। जिनके पास दौलत होती है वही ऐसी मुकदमेबाजियां करते हैं। मैंने बज़ाहिर इनके मशवरों को तस्लीम कर लिया, लेकिन मेरा ज़हन उलझा हुआ। कभी फूफी की गुर्बत का ख्याल सताता था और कभी चचा से इंतकाम लेने का भूत सर पर सवार हो जाता। कई बार मैंने सोचा कि इस मकार चचा को कत्ल कर दूं और उनके साथ उनकी औलाद का भी खात्मा कर दूं, ताकि उनकी आइंदा नस्ल ही खत्म हो जाए और कोई मोरी दौलत से फायदा उठाने वाला ना रहे। लेकिन इस तरह मैं मुजरिम बन जाता और मेरा हक भी मुझे न मिलता। ऐसे ही वक्त मैंने कई बार सोचा कि मुझे किसी तरह कोई गैबी ताकत हासिल हो जाए जिसके जरिए मैं अपनी जमीन और जायदाद उनसे छीन लूं। ये इंसान की फितरत है कि जब उसे कामयाबी का सीधा और सही रास्ता नहीं मिलता तो वो गलत रास्ता इख्तियार करता। कभी मुजरमों की तरह सोचता है और कभी ख्याल ही ख्याल में आरजू करता है कि कहीं से उसे तिलिस्मी चिराग मिल जाए या हजरात का इल्म हासिल हो जाए, ताकि वो दुश्मनों को जेर कर सके और जमीन में छुपे हुए खजाने हासिल करके इस दुनिया का अमीर तरीन आदमी बन जाए। मैं भी कुछ इस अंदाज से सोचने लगा। मेरे अंदर इंतकाम का लावा पक रहा था। कोई रास्ता न पाकर मैं कोई ऐसी पुरस्कार इल्म सीखना चाहता था जिससे मेरे दुश्मन दहशत ज़दा होकर मेरे कदमों में झुक जाएं। ये बचकाना ख्यालात है, लेकिन जैसा कि मेरी आदत थी, मैं जिस चीज को देखता उसमें अपनी नजरें पेवस्त कर देता और जो सोचता उसी ख्याल पर अपनी तवज्जो मरकूज कर देता। इस आदत के मुताबिक मेरी तवज्जो इसी ख्याल पर कायम होगी कि मुझे कुछ न कुछ हासिल करना चाहिए, यानी कोई पुरस्कार इल्म हासिल करना चाहिए, या कोई जलाली वजीफा पढ़ना चाहिए, या चिल्ला कशी करनी चाहिए, या फिर काला जादू सीखना चाहिए। काले जादू का ख्याल मैंने दिल से निकाल दिया, क्योंकि इस्लाम में जादू टूने और सफली अमल की ममानत है। मैं कोई ऐसा अमल सीखना चाहता था जिसके जरिए चचा मेरे ज़ेर असर आ जाए और बला चू चरा तमाम जमीन और जायदाद मेरे हवाले कर दे। एक इल्म है हिप्नोटाइज्म,
जिस के जरिए मैं उन्हें अपना मती व मामूल बना सकता। एक इल्म है टेलीपैथ, यानी ख्याल ख्वानी के जरिए मैं उनके दिमाग में छुपी हुई बातों को पढ़ सकता। मेरे शनासाओं में ऐसे उलूम सिखाने वाला कोई उस्ताद या रहनुमा नहीं था। मैं बाजार से इस सिलसिले की किताबें खरीद कर इन उलूम को पढ़ने और समझने और सीखने लगा। वो किताबें मुझे जिंदगी के एक नए मोड़ पर ले आई। ये सच है कि महज किताबों से मुकम्मल इल्म हासिल नहीं होता, इसके लिए किसी बड़े आलम और आमल के मुशाहदात और तजर्बात से रहनुमाई हासिल करनी पड़ती है। फिर भी इन किताबों से इतना फायदा जरूर हुआ कि मैं इन उलूम को समझने और सीखने के इब्तदाई मराहिल से गुजरता चला गया। जो हजरात हिप्नोटिज्म और टेलीपैथी से दिलचस्पी रखते हैं वो इर्तिकाज़ तवज्जो की अहमियत को अच्छी तरह समझते हैं। इर्तिकाज़ तवज्जो के बगैर इस मैदान में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया जा सकता, और मैं तो बचपन ही से तवज्जो और ख्याल की कुव्वत को किसी एक मुकाम पर मरकूज कर देने का आदी था। लिहाजा शमा बीनी की मशकों के दौरान मुझे कोई दुश्वारी पेश नहीं आई। रात को जब सन्नाटा छा जाता और किसी की मुदाखलत का खदशा ना होता, उस वक्त मैं अपने कमरे में मोमी शम्मा रोशन करता और शुमाल की तरफ रुख करके बैठ जाता और शम्मा की लू को एक टिक देखता रहता। शमा बीनी के दौरान मेरी तवज्जो सिर्फ इस ख्याल पर कायम रहती कि मेरी आंखों में मकनातीसी कुव्वत पैदा हो रही है। मैं जिसे चाहूं अपनी निगाहों के शिकंजों में जकड़ सकता हूं। अगरचे पहले महल्ले में मुझे ऐसी जराना तर्ज की बातें नहीं सोचनी चाहिए थी, मगर मैं अपने हालात से मजबूर था। इसी अमल के दौरान मेरे दुश्मन पेशे नजर रहते थे। फिर रफ्ता रफ्ता मैंने अपने जोश और जज्बों पर काबू पा लिया और नहायत सुकून और संजीदगी से शमा का मुशाहदा करने लगा। अब मैं जलती हुई लू पर नजरें जुमाए दिल ही दिल में कहता था, इस रोशन लू में जो चमक है वो मेरी आंखों में उतर रही है। इसमें जो गर्मी और हरारत है वो हरारत मेरी निगाहों में पैदा हो रही है। कई माह तक बला नागा ये मश्क जारी रही। तो दाम में कदरे मायूसी हुई, क्योंकि चंद माह के अरसे में ही मैं खुद को हिप्नोटिज्म का माहिर समझने लगा था। खुद को माहिर अमल समझकर वक्तन फवक्तन दूसरों को घूरती हुई नजरों से देखता था और उन्हें अपने जेर असर लाने की नाकाम कोशिशें करता था। कई बार नाकाम होने के बाद मुझे अक्ल आ गई कि अगर ये इल्म सीखना इतना ही आसान होता तो आज हजारों लाखों की तादाद में हिप्नोटिज्म के माहिर नजर आते। इस अमल के हसूल के लिए सब्र व तहम्मुल, खुद एतमादी और कड़ी मशकों की जरूरत है। लिहाजा मैं फिर एक बार संभल गया और दूसरों के सामने अपनी मकनातीसी आंखों की नुमाइश करने के बजाय सिर्फ अपनी जात में डूबकर शमा बीनी की मशक करने लगा। कुछ अरसे के बाद मैंने महसूस किया कि शमा की लू फैलती हुई मेरी निगाहों का इहाता कर लेती है और चारों तरफ मुझे इस गर्म लू के सिवा कुछ नजर नहीं आता। इस तरह मुझे गर्मी का एहसास होने लगा। पहले पहल मैं अपने जिस्म में रेंगने वाली हरारत से घबरा गया था, फिर रफ्ता रफ्ता उसका आदी हो गया। अब शम्मा का वो नन्हा सा शोला मेरे दिमाग को छूता था, मेरी आंखों में उतरता था और निगाहों से खारिज होता हुआ महसूस होता। ये मेरे एहसासात थे। अमली तौर पर मैं कहाँ तक कामयाब हो चुका हूँ ये मैं नहीं जानता था। वैसे मेरे कॉलेज के साथी अक्सर कहा करते थे कि मेरी आंखों में कुछ अजीब सी कशिश पैदा हो गई। मेरे लिए ये कोई नई इतला नहीं थी। मेरे अब्बा मरहूम ये पेशन गोई कर चुके थे। इसी बात को चची ने मुख्तलिफ अंदाज से मुतनफर होकर दोहराया था, मगर तब और अब में एक जरा सा फर्क पैदा हुआ था कि अब कोई मुझे से निगाहें मिलाकर बात नहीं करता था। बातों के दौरान मेरे मुखातिब की नजरें झुक जाया करती थी। एक दफा का जिक्र है, मैं अपने मामू से मिलने गुजरावाला गया था। एक रात वहाँ गुजारने के बाद अगली सुबह एक ट्रेन से लाहौर के लिए रवाना हुआ। सर्दी का मौसम था। मेरे जिस्म पर लंडे बाजार का एक बोसीदा सा स्वेटर था, लेकिन सर्दी ऐसी थी कि दांत बज रहे थे। ट्रेन में भी भीड़ नहीं थी, वरना इंसानों के जिस्मों से खारिज होने वाली हरारत से कंपार्टमेंट की फिजा कदरे गर्म रहती। मेरे सामने एक बूढ़ा शख्स अपनी सीट पर पलथी मारे बैठा था। उसके सर के बाल, दाढ़ी और भुएं सब सफेद हो गई थी। जिस्म लागर था, मगर चेहरे पर अजब तजगी थी। वो एक पतली सी गदड़ी ओढ़े बैठा हुआ था, जिसमें बेशुमार रंग बिरंगे पैबंद लगे हुए थे। हमारी तरफ जो खिड़की थी वो खुली हुई। मैं उसे बंद करने लगा तो बूढ़े बाबा ने हाथ बढ़ाकर कहा, रहने दो बेटा, जरा ठंडी हवा आ रही है। मैं हैरानी से उन्हें देखने लगा। यहाँ सर्दी से कुल्फी जमी जा रही थी और बड़े मियाँ ठंडी हवा खा रहे थे। मैंने दिल ही दिल में सोचा कि ये मुझ जैसे अट्टे कट्टे नौजवान की तौहीन है कि मैं सर्दी से ठिठर रहा हूँ और ये बूढ़े बाबा सर्दी से लुत्फ उठा रहे हैं। क्या ये आग से बने हुए हैं? बूढ़े बाबा ने मुस्कुरा कर कहा, मैं आग से बना हुआ नहीं हूँ, तुम्हारी तरह खाक का पुतला हूँ। शदीद हैरानी से मेरी आंखें फैल गई। बूढ़े बाबा ने इस बात का जवाब दिया था जिसे मैंने दिमाग से सोचा था।
क्या ये शदीद हैरानी का मकाम नहीं था कि जो बात मेरी जुबान पर नहीं आई थी उसे उन्होंने सुन लिया था। वो इसका मकबूल जवाब दिया था। मैं उनकी तरफ देख रहा था, वो मेरी तरफ देख रहे थे। उनकी आंखों में गहराई थी। मैंने महसूस किया कि वो आंखें मुझे अपनी तरफ खींच लेना चाहती हैं, लेकिन खींच नहीं सकती, अपनी तरफ माइल नहीं कर सकती। शायद इसलिए कि मैं शमा बिनी की मश्क में बहुत आगे निकल गया हूँ। उन्होंने एक लंबी हूं के साथ कहा। मेरा ख्याल दुरुस्त निकला, तुम शमा बिनी की मश्क कर चुके हो। मैं एकदम से संभल कर बैठ गया। शमा बिनी वाली बात मैंने खामोशी से सोची थी, मगर उन्होंने सुन लिया था। मैंने जल्दी से उनके घुटनों पर हाथ रखकर पूछा, हाँ, आप कौन है? जो बातें मैं सोचता हूँ उन्हें आप सुन लेते हैं, इसे तो टेलीपैथी कहते हैं। आप यकीनन दूसरों के ख्यालात पढ़ लेते हैं। मैंने किताबों में पढ़ा है कि ख्याल ख्वानी एक ऐसा इल्म है कि जिसे मुकम्मल तौर पर सीख लेने के बाद उसका अमल दूसरों के दिमागों तक पहुंच जाता है, और जो कुछ वो सोचते रहते हैं वो उसे सुनता रहता है। उन्होंने मेरे हाथ को थपते हुए कहा, हमारी मालूमात दुरुस्त है बाबा जी। मैंने गिड़गिड़ा कर कहा, मैं ऐसे इल्म के लिए भटक रहा हूँ, खुदा के लिए मेरी मदद कीजिए, मुझे अपने इल्म के खजाने से की भीख दे दीजिए, मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, जो इल्म तुम्हें हासिल हो रहा है तुम अभी उसको अपने काम में लाना नहीं जानते। ख्याल ख्वानी का इल्म तो दूर की चीज है। देखो तुम सर्दी से ठिठर रहे हो, क्या इस सर्दी से महफूज रहने की कोई तदबीर नहीं कर सकते? क्या तदबीर करूं, कैसे तदबीर करूं? मैंने पूछा। उन्होंने कहा, जरा सीधे होकर बैठ जाओ, मैं तुम्हें बताता हूँ। मैं उनकी हिदायत के मुताबिक अपनी जगह सीधा होकर बैठ गया और उन्हें सवालिया नजरों से देखने लगा। उन्होंने कहा, मरी की बर्फबारी यहाँ के मौसम पर असर अंदाज हो रही है। सर्दी वाकई नाकाबिले बर्दाश्त है और इस हालत में मैंने खिड़की खुली रखी है। तुम जरा अपनी दोनों हथेलियां फैलाकर इन्हें तवज्जो से देखो। मैं अपनी निगाहों के सामने दोनों हथेलियां फैलाकर उन्हें गहरे इन्हाक से देखने लगा। बूढ़े बाबा कह रहे थे, अब अपने इल्म को काम में लाओ और ये ख्याल कायम करो कि तुम्हारी हथेलियों पर शम्मा की लुएं रोशन है और उनकी नदीदा हरारत से तुम्हारी हथेलियां गर्म हो रही हैं। मैंने उनकी हिदायत पर अमल किया। अपने दिमाग से तमाम मुंतशिर ख्यालात को झटक कर सिर्फ एक शम्मा की लू को अपनी हथेलियों पर रोशन करने लगा। मैं दिल ही दिल में कह रहा था, मेरी हथेलियां गर्म हो रही हैं, मेरी निगाहों की हरारत सर्द लहरों को पिघला रही है। मुझे एक राहत बख्श और पुरसकून हरारत की जरूरत है और वो हरारत इन हथेलियों तक पहुंच रही है। ट्रेन तेज रफ्तारी से भागी जा रही थी। सर्द हवा के झोंके मेरी हथेलियों तक आ रहे थे। मैं वो फिक्रे बार बार दोहरा रहा। 1 मिनट के बाद ही मेरी हथेलियों पर धीमी धीमी सी हरारत रेंगने लगी। मेरी निगाहें आंच दे रही थी, इल्म की बंद मुट्ठी खोल रही थी, जिंदगी की बिसात पर पहली बार अमली तजर्बे का पांसा फेंक रही थी। मेरी हथेलियां गर्म होने लगी। फिर वो हरारत होले होले रिंगती हुई, सराती हुई खून की रवानी की तरह मेरी रगों में दौड़ने लगी और मेरे सारे जिस्म को गरमाने लगी। वह ऐसी राहत बख्श और पुरसकून हरारत थी जिसका मैं मुतमनी था। मैं मारे खुशी के अपने जिस्म को इधर उधर से छू कर देखने लगा। क्या हुआ? उन्होंने मुस्कुरा कर पूछा। मैंने फौरन ही झुककर उनके पांव पकड़ लिए। बाबा जी, आपने मेरी जिंदगी का रुख मोड़ दिया है। मैं जिस राह की तलाश में था आपने वो राह दिखा दी। मुझे और कुछ और सिखाइए बाबा, मैं हमेशा आपके दर का बेकारी बनकर रहूंगा। बेटे, इल्म मांगने से नहीं मिलता, सीखने से मिलता है। देखो, मैंने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया। जिस इल्म से तुम अपने अंदर हरारत महसूस कर रहे हो, इसे तुमने खुद सीखा है। मैंने तो एक जरा सी रहनुमाई की है, तो फिर कुछ और रहनुमाई कीजिए। मुझे बताइए कि अब मुझे क्या करना चाहिए। वो थोड़ी देर तक खामोश रहे। खिड़की के सर्द हवा के झोंके बदस्तूर अंदर आ रहे, लेकिन मुझे यूं लग रहा था जैसे मैं किसी ऐसे कमरे में बैठा हूँ जहाँ आतिशदान में लकड़ियां सुलग रही हैं और उनकी आंच से मैं महजूज हो रहा हूँ। लोग ये इल्म क्यों सीखना चाहते हैं? ये वो कहने लगे, इसलिए सीखना चाहते हैं कि किसी को भी अपने ज़ेरे असर ला सके, किसी को भी अपना मामूल और मती बनाकर इससे नाजायज फायदे उठा सके। अगर तुम भी किसी गलत इरादे से सीख रहे हो तो इस इरादे से बाज आ जाओ। मैंने उनसे अपने दिल की बात साफ साफ कह दी। मैं दोस्तों का दोस्त और दुश्मनों का दुश्मन हूँ। मैंने बचपन से अब तक किसी को अपना दुश्मन नहीं बनाया। अगर कुछ लोग दौलत और जायदाद के लालच में खुद ही मेरे दुश्मन बन जाए तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तो सिर्फ अपने जायज हकूक हासिल करना चाहता हूँ। उनके पास दौलत है, अदालत की झूठी दस्तावेजात हैं, मेरे पास अपनी सच्चाई साबित करने का कोई वसीला नहीं है। आखिर मैंने यही फैसला किया कि मुझे किसी पुरस्कार इल्म के जरिए अपने हकूक हासिल करने चाहिए। आप भी बताइए, क्या मुझे अपने हकूक हासिल करने का हक
नहीं है। दुनिया का कोई भी इल्म इसीलिए सीखा जाता है कि उसकी रोशनी में इंसान दयानतदारी से अपने जीने का हक हासिल करे। मुझे यकीन है कि तुम जो कुछ सीखोगे इससे किसी शरीफ या गैर मुतल्लिक शख्स को नुकसान नहीं पहुंचाओगे और दूसरों से नजायज फायदे हासिल नहीं करोगे। तुम्हारी बातों से ये ज़हर हो गया है कि तुम अपने दुश्मनों को तस्खीर करना चाहते हो। इसके लिए तुम्हें तस्खीर की मशकों से गुजरना होगा। वो मुझे समझाने लगे तस्खीर की इब्तदाई मशकें कैसी होती हैं और उनकी इंतहा क्या है। मैं गौर से उनकी हिदायत और मशवरों को सुनता और समझता रहा। वो मुख्तसर सा सफर किस तरह गुजर गया कुछ पता ही नहीं चला। हम दोनों लाहौर के स्टेशन पर ट्रेन से उतर गए। मैंने कीदत से उनका हाथ थाम कर कहा, आपसे राब्ता कैसे कायम करूंगा, अब तुम जाओ, मेरे पीछे ना आना। ये कहकर वो आगे बढ़ गए, मुझसे दूर होते चले गए। मैं खामोशी से उन्हें देखता रहा। जब वो नजरों से ओझल हो गए तो मैं भी सर झुकाकर आहिस्ता आहिस्ता चलता वो प्लेटफॉर्म से बाहर आ गया। उसके बाद मेरा शौक और मेरी दीवानगी बढ़ गई। मैं दूसरी सुबह मुंह अंधेरे रावी के किनारे गया। बूढ़े बाबा की हिदायत के मुताबिक तस्खीर की मशक के लिए मुझे ऐसी पुरसकून जगह की तलाश थी जहां मुदाखलत करने वाला कोई न हो। मैं दरिया के किनारे किनारे चलता वो तकरीबन 10 मील का फासला तय कर गया। घने दरख्तों के झुंड में मुझे वो जगह मिल गई। वहां से इंसानी आबादी दूर थी। कभी कभी किसी लांच के गुजरने की आवाज सुनाई देती थी, फिर सन्नाटा छा जाता था। मैंने एक दरख्त के तने पर एक नन्हा सा स्याह दायरा बनाया और उसके सामने जरा फासले पर पलती मारकर बैठ गया। सुबह से शाम और शाम से सुबह होने लगी। मैं शाम को घर जाता था और सुबह सवेरे इसी वीराने में चला आता। मुझे खाने पीने और पहनने ओढ़ने का होश नहीं था। मेरी दाढ़ी बढ़ गई थी। कई कई दिनों तक एक ही लिबास पहने रहता। पुप्पी और जरीना से ये बात छुपी न रह सकी। वो समझ गई मैं कोई इल्म सीखने के चक्कर में मस्तान बाबा बन गया हूँ। पुप्पी ने कई बार डांट डिपट कर मुझे मेरे इरादों से बाज रखने की कोशिश की, लेकिन मेरे इरादे कमजोर नहीं थे। मशकों के दौरान कई बार मुझसे गलतियां हुई, कई बार एक अनजाना सा खौफ तारी हुआ। कभी वक्ती तौर पर मेरा ज़हनी तवाज़ुन डगमगा गया, कभी तेज बुखार में मुब्तला हो गया। उन दिनों अजीब दीवानगी का आलम था। जहाँ जरा तबीयत संभलती मैं फिर मश्क शुरू कर देता। मुस्तकिल मिजाजी और कुव्वत इरादी के बगैर मैं अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकता था। दरख्त के तने पर बनाए हुए स्याह दायरे को मैं बतदरीज बढ़ाता जा रहा था। पहले वो दायरा चने के एक दाने के बराबर था। जब वो मुतवातर मेरी निगाहों की जद में रहते रहते ओझल होने लगा तो मैंने पैसे के बराबर स्याह दायरा बनाया। फिर रफ्ता रफ्ता वो स्याह दायरा चांद के बराबर हो गया। ये एक दो दिन की बात नहीं थी। इन मशकों से गुजरते हुए पूरे 3 बरस बीत गए थे। उस वक्त तक मेरी आंखों में ऐसी कुव्वत पैदा हो गई थी कि वो चांद के बराबर जो दायरा था वो भी निगाहों से ओझल हो जाता था। मैं जहाँ नजर उठाकर देखता वहाँ बेशुमार रोशन दायरे जगमगाने लगते। मुझे स्याह दायरे की तारीकी में रोशनी का सराग मिल रहा था, या यूं कहना चाहिए कि मुझे इंसानी दिमाग के तारीक तहखानों में उतरने का रास्ता नजर आने लगा था। उसके बाद मैंने अपनी हालत संभाल ली। मैं शेव करने और साफ सुथरे कपड़े पहनने लगा। 3 साल के बाद मैं दीवानगी से फरजानगी की तरफ आया तो मेरी शख्सियत में भी अजीब निखार आ गया। मेरे चेहरे पर एक नई ताजगी थी। मेरी आंखों में ऐसी मकनातीसी कुव्वत पैदा हो गई थी कि इसका असर सबसे पहले जरीना पर हुआ, क्योंकि वही मेरे ज्यादा करीब थी। एक ही घर में रहते हुए हर वक्त हमारा आमना सामना होता रहता था, बल्कि वो खुद ब खुद इस तरह खिंची चली आती थी जैसे लोहा मकनातीस की तरफ खिंचा चला आता है। कई बार ऐसा हुआ कि हमारी नजरें टकराई तो वो मेरी तरफ देखती ही रह गई। बज़ाहिर तो वो बहुत ही शर्मीली थी, लेकिन सहरज़दा हो जाती। एक बार मैंने उस पर नजरें जमाते हुए कहा, नजरें झुका लो। उसकी नजरें फौरन ही झुक गई। दूसरी बार मैंने कहा, बैठ जाओ। वो चरपाई पर बैठ गई। मेरी तरफ देखो। वो फिर मेरी जानब देखने लगी। मेरे हर हुक्म की तामील हो रही थी। मैंने सोचा ये तो कोई सबूत नहीं है कि वो मेरी निगाहों से सहरज़दा हो रही है। वो मुझसे मुतासर थी, ये मुझसे मरूब थी, इसलिए मेरे हुक्म पर अमल कर रही थी। इस वक्त मेरे दिमाग में बात आई, क्यों ना मैं इस पर तनवी अमल करूं और उसे मामूला बनाकर अपने इल्म को अमली तौर पर आजमाऊं। दूसरी सुबह जब पुप्पी स्कूल चली गई तो मैंने दरवाजे को अंदर से बंद कर दी। जरीना मेरी हरकत को चोर नजरों से देख रही थी। मैंने उसे अपने कमरे में चलने के लिए कहा तो वो शर्माने लगी। अचानक ही उसके रुखसार तमतमाने लगे और वो मेरे पीछे शर्माती लुजाती हुई मेरे कमरे में आ गई। मैंने धीमे लहजे में कहा, बिस्तर पर लेट जाओ। उसने हया से बिल खाकर दूसरी तरफ मुंह फेर लिया। वो कुछ सोच रही थी, मैं कुछ और सोच रहा था। मैंने कदरे तमकाना अंदाज में कहा, जो कहता हूँ वो करो, बिस्तर पर लेट जाओ।
हिप्नोटाइज्म के लिए आवाज बड़ी अहम होती है। मेरी आवाज में गूंज और गरज भी थी और शायद किसी शीरी और मुलायमत भी। वो चुपचाप सिकुड़ कर मेरे बिस्तर पर लेट गई। वो सिमट कर अपने जिस्म की पंखुड़ियों में खुद को छुपाना चाहती थी। मैंने कहा, इस तरह नहीं, चित लेट कर अपने हाथ पांव सीधे कर लो और मेरी तरफ देखती रहो। उसने नजरें उठाकर मेरी जानब देखा तो फिर देखती रह गई। आहिस्ता आहिस्ता उसने हाथ पांव सीधे कर लिए और चित लेट गई। मेरी निगाहें उसकी निगाहों में उतरने लगी। उसकी आंखों के रास्ते उसके दिमाग तक पहुंचने लगी। मैं मुकम्मल एतमाद से सोच रहा था कि जिस तरह स्याह दायरे से नूर का चश्मा उबलता है, इसी तरह जरीना के दिमाग के स्याह खाने से रोशनी फूट रही है। इंसान अपने दिमाग के स्याह खाने में जो राज छुपा कर रखता है जरीना, वो राज मेरे सामने उगलती रहेगी। मैंने भारी भरकम लहजे में ठहर ठहर कर कहना शुरू किया, तुम नहायत आराम और सुकून से लेटी रहो। मेरी आंखों के सिवा इस दुनिया का कोई नज़ारा तुम्हारे सामने नहीं है। तुम अपने आस पास के माहौल से गाफिल होती जा रही हो। उसकी आंखें यूं खुली हुई थी जैसे सोते सोते खुली रह गई। इस पर तन्वी नींद तारी हो गई थी। मैं रुक रुक कर कहता जा रहा था, अब तुम्हारे कान सिर्फ मेरी आवाज सुन रहे हैं, मेरे अलावा इस दुनिया की कोई आवाज तुम्हारे कानों तक नहीं पहुंच रही है। अब मैं 1 से 10 तक गिनता हूँ। हर गिनती पर तुम इस दुनिया के नजारों से और इस दुनिया की आवाजों से दूर होती जाओगी, इतनी दूर के जहाँ सिर्फ मेरी आवाज सुनाई देगी और तुम मेरे हर सवाल का जवाब देती रहो। तो बिल्कुल खामोश पड़ी हुई थी और पलकें झपकाए बगैर मुझे देखती जा रही। मैं 2-2 सेकंड के वक्फे से गिनने लगा। 10 तक गिनने के बाद मैंने उसे मुखातब किया, मैं तुमसे मुखातब हूँ, तुम मेरी आवाज सुन रही हो? उसकी आवाज दूर किसी अंधे कुएं से आई, हाँ सुन रही हूँ। तुम्हारा नाम जरीना है? मेरा नाम जरीना है। नहीं, तुम्हारा नाम हसीना है, मैंने एक माना लहजे में कहा। मेरा नाम हसीना है, वो एक महकूम की तरह बोली। तुम मेरी मती और फर्मा बरदार हो, जो कुछ पूछूंगा तुम सही जवाब दोगी, मैं सही जवाब दूंगी। तुम्हारी उम्र कितनी है? 24 बरस। दूसरों को अपनी उम्र क्या बताती हो? 16 बरस। तुम मेरे मुतल्लिक क्या सोचती हो? मैं हर वक्त तुम्हारे मुतल्लिक सोचती हूँ। तुम्हारा चेहरा, पहाड़ जैसा कद और फौलाद जैसा जिस्म हर वक्त मेरे आवाज पर छाया रहता है। फिर कुछ दिनों से तुम्हारी आंखें मुझे पुकार रही हैं। तुम देखते हो तो मेरा वजूद तुम्हारी तरफ परवाज करने पर मायल हो जाता है। मैं बार बार तुम्हारे कमरे में आती हूँ मगर तुम जान बन जाते हो। मैं सोचती हूँ, हाँ मैं यही सोचती रहती हूँ, मेरी तमाम हसरतें पूरी हो जाए। वो कह रही थी और मैं इस शर्मीली लड़की को देख रहा था जो होशो आवास में रहकर कभी ऐसी बातें जुबान पर ना लाती। लेकिन वो तन्वी नींद में डूब कर अपने दिमाग की तारीकियों से बोल रही थी। मैंने पूछा, तुम्हारे दिल में कब से ये तमन्नाएं जाग रही हैं? वो होले होले ठहर कर जवाब देने लगी, बहुत अरसे से जब मैं जवान हो रही थी मेरे बदन से हल्की हल्की तब्दीलियां उभर रही थी। वो जरा देर के लिए रुक गई। मैंने हुक्म दिया, कहती जाओ, जितनी बातें तुम्हारे दिल में हैं और दिमाग में हैं उन्हें किताब के एक एक सफ़े की तरह खोलती जाओ। तुम मेरी फर्मा बरदार हो और मेरे हुक्म पर अमल कर रही। वो अमल करने लगी। उसके साकत लबों में जबनश हुई और वो कहने लगी, मैं रफ्ता रफ्ता भटकने लगी। जब अम्मी स्कूल जाती तो मैं कभी दरवाजे से और कभी खिड़की से झांककर मोहल्ले की वीरान गली को देखती थी, उस किसी का इंतजार करती थी। मैंने इस मोहल्ले के एक नौजवान कासिम को देखा, फिर जमाल पर निगाह गई, उसके बाद मैंने अरशद की तरफ ख्याल किया। मगर मेरे सामने शर्म का पैरा था और खौफ की दीवार थी और जज्बात के सैलाब में बहने के बावजूद दिल में धड़का लगा रहता था कि कहीं पकड़ी ना जाऊं। पकड़ी गई तो मेरी साथ मेरी अम्मी भी बदनाम हो जाएंगी। ऐसे ही वक्त तो तुम यहाँ आ गए। तुम्हें देखकर पता चला कि मुझे तुम्हारी ही तलाश थी। तुम्हारे मर्दाना हुस्न के सामने वो तमाम नौजवान फीके पड़ गए जिन्हें मैं दरवाजे और खिड़की की ओर से देखा करती थी। मैं तुम में दिलचस्पी लेने लगी। इब्तिदा में मैंने महसूस किया कि तुम चोर नजरों से मुझे देखते हो मगर मुझसे दूर ही दूर रहते हो। मेरी बेचैनी बढ़ने लगी। मैं तुम्हारे कमरे में किसी काम के बहाने आती तो जानबूझकर अपने शाने से दुपट्टा दिलका देती ताकि तुम मुझे छेड़ने और छूने पर मजबूर हो जाओ। वो तन्वी अमल मेरे लिए बाइस रहमत बन गया था। मुझ पर एक शर्मीली लड़की की जज्बाती साजिशों का अश्कार कर रहा था। इन लड़कियों के दिमाग में झांक कर देखो तो पता चलता है कि ये बज़ाहिर तो बेहिस और मासूम नजर आती हैं और अनजान बनकर जाने बूझे इशारों से अपनी तरफ मायल करने की कोशिशें
करती रहती हैं। बहरहाल वो कह रही थी, जब मैंने देखा कि तुम मेरी तरफ मायल नहीं हो रहे हो तो एक रात में बहुत मजबूर होकर तुम्हारे कमरे में आ गई। मैंने शर्म और हया को बुलाए ताक रख दिया। मेरे अंदर जो आग भड़कती रहती थी उसे बुझाए बगैर मैं सुकून से नहीं सो सकती थी। लेकिन तुम्हें जागते देखकर मैं ठिठक गई। तुम जाग रहे थे, अपने बिस्तर पर पलथी मारे बैठे हुए थे और तुम्हारे सामने एक हाथ के फासले पर एक मोमी शम्मा रोशन थी। पहले तो मेरी समझ में नहीं आया कि तुम इस तरह क्यों बैठे हो और शम्मा की लू को इतने इन्मुहाक से क्यों देख रहे हो। मैं आहिस्ता आहिस्ता जलती हुई शम्मा के करीब तुम्हारे सामने आ गई ताकि तुम मुझे देख सको।